गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः हमने ऑनलाइन जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें अपन ने 6वें लेसन से स्टार्ट किया था और आज अपना 12वां लेसन चल रहा है, जो कि जो बुक का आपका एक पार्ट है उसका अंतिम लेसन है, जिसमें लेसन 1 से लेकर 5 तक की ऑनलाइन क्लास अपनी ली हुई थी। तो मुख्यतः ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में अपन लेसन नंबर 1 से लेकर के 5 तक की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपने जो ये एक पार्ट है मानव भूगोल वाला, जिसमें 12 लेसन है, वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट बुक के यानी 12 जो लेसन कंप्लीट है एक पार्ट में, उनका वीडियो आपके पास में एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान अपना बिंदु चल रहा है। देखिए, मुख्यतः इस बिंदु के अंतर्गत कल हमने जो टॉपिक देखा उसके अंतर्गत भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनके बारे में हो चुका अपना। आज अपन देखते हैं हरित गृह प्रभाव के बारे में। देखिए, हरित गृह प्रभाव होता क्या है, कहें किसे। देखिए, मुख्यतः हमारे धरातल पर सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, उन विकिरणों से वायुमंडल को तापन करने वाली क्रिया, यानी वायुमंडल को तापन करने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सामूहिक रूप से अपन क्या कह सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखिए, मुख्यतः ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत CO2 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये अनेक प्रकार की ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। देखिए, इन गैसों का विस्तार हमारे वायुमंडल में होता क्यों है, उसके प्रधान कारण में सबसे पहले आता है तीव्र औद्योगिकरण के बारे में। देखिए, मुख्यतः औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है, इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडलीय जो तापन है, वायुमंडल का जो तापमान है, वो तापमान बढ़ता है। कैसे? देखिए, मुख्यतः तीव्र औद्योगिकरण, आज वर्तमान का जो युग है वो मशीन युग है। कल कारखानों में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में निकलने वाला जो विषैला धुआं होता है, वह धुआं संपूर्ण वायुमंडल के अंतर्गत प्रसारित होता है, फैलता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, या जो गैसीय संरचना होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी जो मात्रा होती है, उस मात्रा में बढ़ना या कम होना, जिससे वायुमंडल में ये जो गैसीय व्यवस्था होती है वो संतुलन बिगड़ जाता है उनका। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की स्थिति बनती है। दूसरा, हमारे यहां पर वनों का विनाश, यह भी मुख्यतः हरित गृह प्रभाव का प्रधान कारण है। आपको ध्यान में होगा, वन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हमारे धरातल पर वृक्षों की मात्रा, वनों का प्रतिशत कम होगा, आपको ध्यान में है कि जो जनसंख्या की जो स्थिति है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, वह तीव्र गति से होती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ औद्योगिक विकास का स्तर भी बढ़ रहा है, विकास की स्थिति भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो यानी जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, औद्योगिक विकास, इन सब के कारण से हमारे धरातल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है।
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब किसकी आवश्यकता है? वनों की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसको ग्रहण करने वाले कौन? वन। तो यदि वनों का विनाश होगा तो निश्चित रूप से वायुमंडलीय तापन में वृद्धि होगी, और वायुमंडलीय तापन में वृद्धि से हरितगृह प्रभाव की स्थिति बनेगी। एक जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जीवों के अवशेष, उनको जलाने से, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से विषैला धुआं वायुमंडल के अंतर्गत उत्सर्जित होता है, बाहर की ओर निकलता है। वायुमंडल के अंतर्गत विषैली जो गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ती है। वायुमंडल की जो तापमान की स्थिति है, उस तापमान की स्थिति के अंतर्गत वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप हरितगृह प्रभाव की स्थिति बनी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनका जो उपयोग है वह भी हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक है। देखिए, मुख्यतः हरितगृह प्रभाव की वास्तविक स्थिति क्या है? जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर आती है, जिससे हमारे धरातल का तापमान बढ़ता है, और हमारी पृथ्वी जो उत्सर्जन करती है, जो भूताप होता है, वह भूताप ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन वायुमंडल के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये जो भी हरितगृह प्रभावी जो गैसें हैं, उनकी वृद्धि के कारण वह जो धरातलीय जो उत्सर्जन है, या फिर ये कहें जो भूताप है, वह भूताप ऊपर की ओर नहीं जा पाता, जिससे धरातल के ऊपर का जो तापमान है वह तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वह तापमान की वृद्धि की स्थिति। तो मुख्यतः ये चार कारक हो गए हरितगृह प्रभाव के कारणों में। पहला तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा वनों का विनाश, तीसरा जीवाश्म ईंधन का दहन, और नंबर 4 रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। देखिए, मुख्यतः हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणामों की बात करें तो मुख्यतः हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणामों के अंतर्गत जैसे तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में विषैला धुआं, विषैली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनकी मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत वृद्धि होगी। तापमान में यदि वृद्धि होगी तो दूसरी स्थिति किसकी बनेगी? वर्षा। तो वर्षा में वृद्धि होगी। वर्षा में वृद्धि होगी तो जो समुद्री सतह है, उस समुद्री सतह के अंतर्गत क्या होगी? वृद्धि होगी। वनस्पति जो क्षेत्र है, उन वनस्पति क्षेत्रों के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति बनेगी हरितगृह प्रभाव के कारण से। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों की जो स्तर है, उसके अंतर्गत वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जैव विविधता है, जैव विविधता को खतरा होगा। ये सारे दुष्परिणाम हरितगृह प्रभाव के कारण से हैं। पहला दुष्परिणाम तापमान में वृद्धि, दूसरा वर्षा, तीसरा समुद्री सतह में वृद्धि, चौथा वनस्पति परिवर्तन, और पांचवा जैव विविधता की स्थिति। मुख्यतः ये हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणाम हैं। फिर मुख्यतः इस हरितगृह प्रभाव के लिए उपाय क्या किए जाएं जिससे हरितगृह प्रभाव की स्थिति न बने?
तो जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन को काम में लिया जाता है, इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम किया जाए। दूसरा, वनों का विनाश है, इसके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है इसको रोका जाए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से हरितगृह प्रभाव को रोका जा सकता है। एक बार फिर से देख लो हरितगृह प्रभाव के कारण से कि हरितगृह प्रभाव क्या है। वायुमंडल का तापन करने वाली जो प्रक्रिया है उसे सामूहिक रूप से हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। कोई दिक्कत। हरितगृह प्रभाव के कारणों के अंतर्गत मुख्यतः तीव्र औद्योगिकरण की स्थिति, नंबर 2 वनों का विनाश, नंबर 3 जीवाश्म ईंधन का अधिकतम उपयोग, नंबर 4 रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स का प्रयोग, ये होंगे इसके प्रमुख कारण। फिर हरितगृह प्रभाव है, इसके दुष्परिणामों की बात करें तो मुख्यतः हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणामों के अंतर्गत बताया गया आपको तापमान में वृद्धि की स्थिति, वर्षा में वृद्धि की स्थिति, समुद्री सतह में वृद्धि की स्थिति, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन की स्थिति, बीमारियों के स्तर में वृद्धि, जैव विविधता को खतरा। फिर इसके उपाय, जिसमें जीवाश्म जो ईंधन है इसका उपयोग कम करना, अधिकाधिक वृक्षारोपण की स्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना, ये महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसके कारण से हरितगृह प्रभाव है वो नहीं होगा। लास्ट बिंदु आता है लेसन का अम्लीय वर्षा के बारे में। देखिए अम्लीय वर्षा क्या है कि हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जो भी विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान हैं, अम्लीय वर्षा क्या है ठीक प्रकार समझिएगा कि हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, HO2 है, ये क्या है कि जो वर्षा की जो बूंदें हैं उन वर्षा की बूंदों में घुल करके हमारे धरातल पर आती है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये वर्षा की बूंदों के साथ में घुल करके हमारे धरातल पर आती हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी वर्षा के साथ वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होकर के हमारे धरातल पर गिरना, वह अम्लीय वर्षा है। देखिए मुख्यतः अम्लीय वर्षा के प्रधान कारणों के अंतर्गत, तो देखिए मुख्यतः अम्लीय वर्षा क्यों होती है, प्रधान कारण क्या है। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारणों में खनिज तेल शोधनशाला, जो खनिज तेल का जो परिशोधन किया जाता है, परिशोधन के दौरान विभिन्न प्रकार के जो गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। विभिन्न प्रकार के जो गैसों की जो व्यवस्था है वायुमंडल की, वह इसके दौरान कम और अधिक होती जाती है, जिसके कारण से ऐसी स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त बिल्कुल सामान्य से कारण है, आपके सिलेबस के आधार पर बिल्कुल लीजिए। स्वचालित वाहन है, इन स्वचालित वाहनों के माध्यम से एक अभी आपको बताया गया था जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के कारण से। इसके अतिरिक्त जो ताप शक्ति गृह हैं, जो भी शक्ति संसाधन है जहां पर बिजली उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में कोयला जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी अम्लीय वर्षा प्रधान होती है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत संयंत्र होता है, कोयला संयंत्र होते हैं, उनके कारण भी वातावरण के अंतर्गत अम्लीय वर्षा की स्थिति बनती है। तो ये 5-4 कारण ऐसे हैं जिनके माध्यम से अम्लीय वर्षा की स्थिति बनती है। देखिए मुख्यतः अम्लीय वर्षा के प्रमुख प्रभावों की बात करें तो मुख्यतः हमारे धरातल पर विद्यमान जो पेयजल भंडार है
वो दूषित हो जाते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण से जो जल है उन गैसें जो जल में घुली हुई हैं, जो हमारे धरातल पर आएगा, प्रवाहित होकर के शुद्ध जल में जाकर गिरेगा, तो शुद्ध जल प्रदूषित होगा, जिससे मानवों के अंतर्गत त्वचा संबंधी, श्वास संबंधी इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये अम्लीय वर्षा का प्रधान प्रभाव है। दूसरा, हमारे यहाँ पर विद्यमान जो मृदा है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंतर्गत भी अम्लीय वर्षा के जल के कारण से अम्लता की जो स्थिति है, ये अम्लता की स्थिति बढ़ती जाती है। अम्लता की मात्रा अपन कह सकते बढ़ जाती है, जिससे पादप, जीव जंतु जगत जो भी है उनको हानि होती है। जैविक प्रक्रियाएं हैं उनका स्तर निम्न हो जाता है, उनका अवनयन हो जाता है। इसके अतिरिक्त वनों का जो संरक्षण है वो भी इसके कारण से उसको भी हानि पहुंचती है। वनों की बात करें तो अम्लीय वर्षा के कारण से वनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह विभिन्न गैसीय तत्वों से युक्त, गैसीय मात्रा से युक्त जो जल है वह वृक्षों की जड़ों के अंतर्गत जाकर उनको नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जो जलीय जीव जगत है, जलीय जो जीव जंतु है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो जल स्रोत हैं, जल स्रोतों के अंतर्गत जीव जंतु रहते हैं। जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह होकर के जाकर के उन जल स्रोतों के अंतर्गत गिरता है, जिससे वनस्पति, जीव जंतु इनको हानि होती है, इनको नुकसान होता है। तो मुख्यतः ये अम्लीय वर्षा बिल्कुल इजी टॉपिक है। फिर से देख लो एक बार कि वायुमंडल में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी गैसें, H2 वगैरह, जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उन बूंदों के अंतर्गत घुलकर धरातल पर आती हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण महत्वपूर्ण कारण बता हुआ, जो खनिज तेल शोधनशाला है उनके कारण से, स्वचालित वाहन है उनके कारण से, जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग किया जाता है, दहन किया जाता है, उसके कारण से, ताप शक्ति गृह जहां पर बिजली निर्माण का कार्य होता है, बिजली उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में कोयला जाता है, उन क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त कोयला या ऑटोमोबाइल या जल विद्युत संयंत्रों के कारण से भी अम्लीय वर्षा की स्थिति बनती है। तो ये इसके प्रधान कारण। प्रभावों की बात करें तो पेयजल भंडार है हमारे धरातल पर विद्यमान, वो दूषित होते हैं। अम्लीय वर्षा से मानव में विभिन्न प्रकार में होता है, त्वचा संबंधी, श्वास संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अम्लीय वर्षा से हमारी जो मृदा है, उपजाऊ मृदा, उस मृदा के अंतर्गत भी अम्लता की जो स्थिति है, अम्लता की स्थिति बढ़ जाती है, जिससे जीव जंतु जगत को हानि होती है। जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के कारण से वनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो अम्लीय वर्षा है, इस अम्लीय वर्षा के कारण से जो जल स्रोत विद्यमान है, उन जल स्रोतों के अंतर्गत जो जल भराव है, वह जल भराव वह भी दूषित रहता है, जिससे उसमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है, उसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको भी खतरा है, उनको भी नुकसान है। तो कुल मिलाकर ये अम्लीय वर्षा के कारण, प्रभाव और उपायों के बारे में। तो आज हमने आज के वीडियो में हरित गृह प्रभाव और अम्लीय वर्षा, ये दो बिंदु हमने देखे। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ तक ये आपका जो पर्यावरणीय समस्या वाला जो लेसन है ये कंप्लीट। अब ठीक प्रकार समझिए जो मैं बता रहा हूं कि आपके पास लेसन नंबर 6 से लेकर के 12 तक के वीडियो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आ चुके। अब 1 से लेकर के 5 तक के लेसन जो कि आपको क्लास में भी बताए गए थे, अब कल से जो आपको वीडियो मिलेंगे वो ये शुरू के जो 5 लेसन आपके रह गए मानव भूगोल में, पहले लेसन से लेकर 5वें, 6 से 12 तक के नोट्स भी आपको मिल गए हैं। 6 से 12 तक के लेसन के जो वीडियो है वो भी आपको कंप्लीट मिल गए हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे पहले लेसन से, मानव भूगोल का जो पहला लेसन है, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, यहां से लेकर पहले लेसन से लेकर 5वें लेसन तक के वीडियो अपने कंटिन्यू होंगे अब, ठीक है। और फिर 6 से 12 तक की वीडियो आपके पास नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन वीडियो के बाद में आपकी एक बुक जो मानव भूगोल वाली है, ये मानव भूगोल वाली बुक क्या हो जाएगी कंप्लीट। और ये 5 लेसन के वीडियो होने के बाद में फिर अपन दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे भारत भूगोल के बारे में। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही, शेष है।